अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज के जो 3 बड़े और अहम सवाल जो हम एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे, इसी तरह से आज का जो पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि वज़ीर आज़म के बयान के बाद इलेक्शन में ताख़ीर से मुतल्लिक शुकूक व शुबहात गहरे। हमारा सवाल ये होगा कि इलेक्शन कब होंगे। इसी तरह से आज का जो हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, अफ़गानिस्तान का अदम ताउन क्या पाकिस्तान सरहद पार से दहशत गर्दी को रोक पाएगा या नहीं। आज जो हम तीसरा बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के सामने रखने जा रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन से पहले पार्टी से रहनुमाओं की बेदखली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी या मजबूत। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नाज़रीन, क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। नाज़रीन, इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, ये मुल्क की सियासत में $1 मिलियन सवाल बन गया। गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक टीवी प्रोग्राम में ये बताया कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, मुकर्ररा वक्त पर होंगे और मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के इसके बयान के बाद इलेक्शन में ताख़ीर से मुतल्लिक बादल मज़ीद गहरे हो गए। इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी हैरानी का इजहार हो रहा है। पीपल्स पार्टी खुलकर मुखालफत में आ गई है और हुकूमत से पुरानी मरदमशुमारी के तहत 60 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नई मरदमशुमारी के हक में वोट न देने का ऐलान कर चुके हैं। नून लीग के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लाहौर की आबादी कम किए जाने पर मरदमशुमारी पर एतराज़ उठा चुके हैं, जबकि जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। साथ ही नाज़रीन, मुत्तहिदा ने 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त किए बगैर इलेक्शन नहीं होने देंगे। नाज़रीन, अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो नई हल्का बंदियों के लिए तकरीबन 4 माह चाहिए और आइंदा इलेक्शन नवंबर की बजाय फरवरी या मार्च में होंगे। इसी मुनासबत से हमारा यहाँ जो सवाल होगा से वो ये है कि वज़ीर आज़म का आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत कराने का इंदिया, क्या इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि बारहा हमने इस प्रोग्राम में ये बात की है कि निगरान सेटअप तवील हो सकता है। जब निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात पर हमने बात की तब भी हमारा यही सवाल था, क्या पसे पर्दा कहीं ये बात तो नहीं कि निगरान सेटअप या इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। और आज ब्रिगेडियर साहब हमारे शो में नहीं है। आमिर साहब वो कह चुके हैं 1-2 दफ़ा कि मार्च तक भी जा सकते हैं। तो आमिर साहब, जो बुनियादी हमारा सवाल है, अब वज़ीर आज़म का बयान मरदमशुमारी पर जो तनाज़े है, क्या आपको लगता है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे? देखिए, मैंने भी अपने इसी शो में बताया था कि 28 फरवरी जब मैं अब लाहौर गया था 2 हफ्ते पहले, तो मेरी एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से तारीख ले लें 28 फरवरी। अच्छा। और मैं नवंबर की ही बात कर रहा था और कर रहा हूँ 5 नवंबर 6 नवंबर की। और साथ ही मैंने ये 2-3 दफ़ा कहा कि जिस तरीके से 9 मई को बम पे पाँव मारा PTI ने, तो अपनी ऐसी की तैसी कराएंगे ये PDM वाले और पीपल्स पार्टी वाले जब CCI को अपने बैठे हुए अप्रूव करा के चले जाएंगे। तो फिर तो किसी के पास रहेगा नहीं ना, जब आप जाते हुए खुद एक ऐसा काम करके जाए। कल पेट्रोल पे तो किया है ना, जो भी किया है इन्होंने अपने लिए मुश्किल और मुसीबत पैदा किया है। तो ये जो है सिस्टम के ऊपर डाल के जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, अगर ये CCI को मंजूर कर जाते हैं। पीपल्स पार्टी जो मर्जी कहती रहे, फिलहाल ये दोनों बिल्कुल मिलजुल के काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, इनके अंदर कोई तकसीम नहीं है, ये बाकी बयानबाजी है सारी की सारी। और MQM भी उसके अंदर शामिल है। जैसे हमने पहले कहा था कि ये अपना अपोजिशन लीडर लाएंगे ताकि फिर सिंध के अंदर गवर्नमेंट अपनी मर्जी की बना लें जो निगरान हुकूमत होगी। अब मरकज़ में जैसे सागडार साहब का नाम आया था और कि जी सत्ते खैर हैं और सब कर लेंगे, और बताया भी जाएगा यही कुछ कि जनाब बस हम और आप मिल के चला लेंगे काम। मैं बिल्कुल इस बारे में क्लियर हूँ कि अगर आप इसको नवंबर से आगे लेके जाएंगे किसी भी बहाने से, पहले तो आपके साथ पूरा एक सिस्टम लगा हुआ था और सब लोग थे कि जी ठीक है, उन्होंने खान साहब ने ज़्यादती की है असम्बलियाँ तोड़ के और प्रेशर डालने के लिए, और आपको फ़ौज की बाकायदा हमायत हासिल थी जब उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर से पहले आपको ट्रुप्स नहीं दे सकते इलेक्शन कराने के लिए। अब वो ट्रुप्स वाले खुद शामिल हो जाएं इसके अंदर, इसको रोकने में आ जाएं। आप ग्रीन इनिशिएटिव ले लें। आपने कल एक बहुत बड़ा मादनियाती वसाइल के हवाले से काम किया। ये तब चलेगा जब इसके पीछे तमाम लोग खड़े होंगे, यानी अवाम साथ खड़े होंगे। अगर किसी के जहन में ये गलतफहमी है कि वो इस तरीके से इलेक्शन को डिले करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाल लेगा, तो वो बिल्कुल
गलत फहमी निकाल लें दिल से, क्योंकि लोग किसी सूरत में, मैं किसी हुक्मरान किसी अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोगों को अपनी रोटी रोज़ी का मतलब है, उन्हें चाहिए है कि जो मर्जी करना है आप उनको मसाइल हल करके दें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके दें। तो ये जो आप 5 साल और 10 साल मनसूबा है ना, ये उन सब के लिए बेहतरीन है जिनके पास डॉलर में और बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, तो वो सब चीज़ें खप जाएंगी। यहाँ लोगों को रोटी रोज़ी का लाला पड़ा हुआ है और बिल्कुल उसके अंदर फंस गए हुए हैं। इनको इलेक्शन की कोई सूरत नहीं होनी चाहिए कि ये नवंबर से आगे ले जाएं, ये हार जाएं, ये जीत जाएं, ये जहाँ मर्जी चले जाएं। इनको इस काम में नहीं करना चाहिए। कल एक और जगह बात हो रही थी तो जी वो नहीं, वो 11 दफ़ा अगर आपने गलती किया तो 12वीं दफ़ा भी वही करेंगे। इलेक्शन आपके हर दफ़ा नताइज कोई नहीं मानता, माने ना माने। आपने मार्शल भी लगा के देख लिया, आपने उसके अंदर टेक्नोक्रेट भी देख लिए, सिस्टम मौजूद है। या फिर सारे बैठ के बिल्कुल खुल खिला के बहस करके कोई नया सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो उसमें वही बात है कि पहले माफिया मांगे कि हमने गलतियां की हैं, फिर कोई लोगों की राय के साथ उसके अंदर नया सिस्टम बनाए। ऐसे नहीं हो सकता। जी आया साहब, जाहिर है मरदमशुमारी की प्राइम मिनिस्टर ने बात की है तो उसके लिए तो वक्त दरकार है, और जैसे मुख्तलिफ प्रेडिक्शन हो रही हैं। अभी आमिर साहब भी कह रहे हैं, किसी साहब ने कहा जी फरवरी तक जा सकते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि नवंबर में हुए। और जो सिस्टम के मुताबिक जो तारीख है, जो महीना है, उसी में होने चाहिए आइडियली तो ये है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अब ज़ाहिर वक्त चाहिए मरदमशुमारी के मामलात को, हल्का बंदियों का मामला, आपको लगता है इलेक्शन वक्त पर होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मतलब फरवरी ये हम चूँकि ये शुरू से एक चीज़ समझ आ रही है, वो जो ख़राब नीयत वाले इलेक्शन के हवाले से, अदरवाइज नीयत ख़राब नहीं है, कहीं आप गलत साइड पे ना ले जाइएगा इसे। इलेक्शन के हवाले से ख़राब नीयत वाले बड़ी तेज़ी से एक पेज पे आ रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। देखिए, इलेक्शन आप अक्टूबर नवंबर में करा लें, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप बाहर रखें और इलेक्शन करा लें, क्या उस इलेक्शन के बाद, उन रिजल्ट्स के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, काबू में आ जाएंगे? मेरा जवाब है नहीं। लेजिटिमेसी की बात होती है, एतमाद की बात होती है, जब आप बात करते हैं कि हमने आवाम को साथ लेके चलना। और नो डाउट जब आवाम एक पेज पे आते हैं सारे इदारों के साथ, तभी कामयाबियां भी समेटी जा सकती हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां डाउट्स पैदा होना शुरू हों वहां मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। इसलिए लग यही रहा है, और वो जो आप ब्रिगेडियर साहब का हवाला दे रही थी, वो तो बात ये करते हैं ना कि ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जी, इनको ट्रैक पे डालना है, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। गालिबन मोहसिन नकवी साहब का भी मैं सुन रहा था कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हम बैठे हुए हैं, और इलेक्शन कब होंगे ये किसी के इल्म में नहीं है। मतलब शहबाज शरीफ साहब पहले MQM ये डिमांड कर चुकी थी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये कहना, ये कोई मामूली बात नहीं है दुआ। इससे मुझे यूं लग रहा है कि जैसे PMLN में भी दो राय हैं इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। कायद ये चाह रहे हैं शायद इलेक्शंस वक्त पे हों, छोटे कायद इलेक्शन वक्त पे नहीं चाह रहे। वो शायद उन लोगों के हम ख्याल हो चुके हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे ना हो। देखिए, पीपल्स पार्टी को भी सूट करता है इलेक्शंस वक्त पे ना हो, इसको PMLN को भी सूट करता है इलेक्शन वक्त पे। पीपल्स पार्टी तो मुखालफत कर रही है कि वक्त पर होनी चाहिए। यही तो बात है ना, मुखालफत करना और बात होती है। बज़ाहिर आप मुखालफत कर रहे होते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो इलेक्शन वक्त पे चाहते हैं। आपने लोगों को अपना चेहरा भी तो दिखाना होता है ना। आप लोगों को बता रहे होते हैं कि नहीं जी हम तो चाह रहे थे, ये देखें इन्होंने गड़बड़ किया है, ये इलेक्शंस वक्त पे नहीं कराना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कुव्वतों को, मेजॉरिटी को इस वक्त इलेक्शन डिले ज़्यादा सूट कर रहा है, इलेक्शन का डिले होना। और जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब बॉल होगी इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह इलेक्शन की डेट के हवाले से सबसे पहले स्टोरी हम ब्रेक कर रहे होंगे और आमिर ब्रेक कर रहे होंगे। ये आपको सबसे पहले बताएंगे कि इलेक्शन की डेट क्या आ रही है इलेक्शन कमीशन। चलें, अल्लाह खैर करे, आपकी बात पूरी कर सके हम। फैसल साहब, आमिर साहब की स्टोरी का तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन आपका तज्जिया क्या कहता है? उसमें टाइम बहुत है अभी। बात यह है कि या तो फिर इतनी इखलाकी जुर्रत पैदा करें और बताएं कि इलेक्शन वक्त पे क्यों नहीं कराने, बताएं कि किसका खौफ है, जिसके खौफ से आप जो है वो अवाम में जाते हुए डर रहे हैं। बताएं कि आपको वक्त इसलिए चाहिए कि आप अपना चेहरा दुरुस्त कर लें, कोई भी पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे MQM हो। ये जो टाइम मांग रहे हैं वो तो चेहरा दुरुस्त करना है ना अवाम में। चेहरा फिर भी दुरुस्त नहीं होगा, फिर क्या करेंगे?
अभी महकमा शुमारियात ने जो मरदमशुमारी का अमल था मुकम्मल कर लिया है। वो कौमी मफादात की कौंसिल में, मुश्तरका मफादात की कौंसिल में इसको भेजेगा। वहाँ अगर वो अप्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पे ये लाजिम है कि वो नई जो है वो हल्का बंदियाँ करे। नई हल्का बंदियों का मकसद ये है कि आइन में तरमीम लाजमी होगी। वो इसलिए लाजमी हो जाएगी कि फिर उसमें लिखा होता है कि कौमी असम्बली की सीटें कितनी हैं, पंजाब असम्बली की या सूबाई असम्बली की सीटें कितनी हैं। बिल्कुल। क्या इस वक्त आइन में तरमीम हो सकती है? 2/3 अक्सरियत किसी इस वक्त मौजूद नहीं है। सूबों के लिए जरूरत नहीं होगी, मरकज में जरूरत होती है आईनी तरमीम की। चले ठीक है, तो कौमी असम्बली के लिए तो होगी, लेकिन इस वक्त तो 2/3 अक्सरियत ही मौजूद नहीं है। किसी के पास होना या ना होना तो एक अलग बात है। नहीं, अक्सरियत नहीं, मेंबर ही मौजूद नहीं है जी। तो उसका तरीक़ेकार फिर वो क्या निकाला जाएगा? इस तरह अगर फार्मूला बना लिया गया तो फिर तो शायद कभी भी जो आइन कहता है आपका उसके तहत तो फिर शायद आइंदा 10 साल बाद भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सके। आप इलेक्शन के प्रोसेस को होने दें, ये आमिर साहब का कहना बिल्कुल सही है। जो लोग इस वक्त इलेक्शन से भाग रहे हैं, अगर वो इस वक्त इलेक्शन नहीं करेंगे तो उसी तरह ये लोग रोएंगे जैसे 99 में पीपल्स पार्टी ने पहले तो वेलकम कर दिया परवेज मुशर्रफ की, जो भी हम तो खुद भी अब तो हमारी अपनी एक अलग राय है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो बाद में उस बात पे काफ़ी रोई थी। आज ये इलेक्शन से भागेंगे तो यकीन करें ये बाद में भी रोएंगे। ये शायद इसलिए इलेक्शन नहीं चाहते कि इनको टाइम मिल जाएगा और ये इलेक्शन मैनेज कर लेंगे या जीत जाएंगे। ये कोई इस वक्त गेम नहीं समझ रहा है। सियासी जमातें बिल्कुल अपने आज के मफाद को देख रही है। इस वक्त पाकिस्तान के कौमी मफाद का तकाजा भी ये है कि इलेक्शन हो। पाकिस्तान के अगर उससे तब्दीली आएगी, ये बहुत तब्दील बहस है, लेकिन आप इलेक्शन का प्रोसेस होने दें। इलेक्शन के प्रोसेस को ना रोकें, वरना फिर शायद अगर आज इलेक्शन नहीं हुए तो फिर ये मार्च की जो अपना याद साहब कह रहे हैं ना, आमिर साहब ब्रेक करेंगे, बिल्कुल ब्रेक करेंगे, लेकिन हो सकता है उस खबर को ब्रेक करने में आमिर साहब को शायद 10 साल लग जाए। तो हो सकता है 10 साल के बाद आमिर साहब की वो जी नवीद साहब, मतलब अगर नहीं होते वक्त पर तो 10 साल तक जा सकती है निगरान हुकूमत। देखिए मेरे ख्याल में हमने देखा है कि जो जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी जो बनी हुई है, कल देखें जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया और उसके लिए जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई और कहा गया कि जी हमने अपना सियासी सरमाया कुर्बान कर दिया है। तो ये तो जो जमातें इस वक्त 14-15 जमातें पीडीएम की हैं जिन्होंने ये 1.5 साल गवर्नमेंट चलाई और एक नाअहल शख्स को, एक नाअहल निकम्मे और बेकार शख्स से गवर्नमेंट लेके और इंतहाई अहल लोगों के हाथों में आई। 15 जमातों के जो ब्रेन्स जो है वो शामिल थे और उन्होंने इस हुकूमत के, इस मुल्क के साथ क्या किया, इसकी मईशत के साथ क्या किया। तो अब उनको इस बात का पूरी तरह इदराक है। वो अपना सियासी सरमाया खो चुके हैं। वो किस मुंह से जाएंगे अवाम के पास? अभी आप देख लें 28.3% इन्फ्लेशन, मंथली इन्फ्लेशन आपकी 28.3%। और अभी जो आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी है तो अगस्त में ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 30 से ऊपर चली जाएगी, 30% इन्फ्लेशन। तो इस सूरत हाल में किस तरह से ये मुस्लिम लीग नवाज कैसे वोटर के पास जाएगी, पीपल्स पार्टी कैसे वोटर के पास जाएगी, या बाकी जमातें जो इसमें, तो इनका मफाद ये है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। सही। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी नई जो सेंसस है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो नई सेंसस के मुताबिक इसका तो मतलब है कि जी नए सेंसस की अप्रूवल होगी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसकी मंजूरी देगी, फिर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बॉल उठा के वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में फेंक रहे हैं कि जी उनका काम है वक्त पे इलेक्शन करवाना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है कि 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते, उसके लिए वो डिले होंगे। ठीक है जी। अच्छा, कल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि जी जो करंट असेंबली है ये वक्त से पहले तहलील कर दी जाएगी। तो वक्त से पहले तहलील करने का मतलब है कि जी जो निगरान सेटअप आएगा वो 3 माह के लिए तो कम से कम आएगा।
ठीक है, लेकिन जो 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 नई चीजें सामने आई हैं, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चीजें सामने आई हैं, उससे लग ये रहा है कि ये जो है 90 दिन से भी ये आगे जाएगा, क्योंकि अभी इमीडिएट कंसर्न जो पावर्स दैट बी हैं उनका इमीडिएट कंसर्न ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए। ठीक है जी, इलियास साहब आप किस तरह से इसको लेंगे, कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह दीगर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जिनके मफाद में है और कुछ कुव्वतें यही चाहती हैं कुछ के इंतखाबात ना हो और जितना वक्त मिल जाए उतना अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी हुकूमत चाहेगी कि इलेक्शन डिले हो? अगर प्राइम मिनिस्टर के बयान को सामने रखा जाए तो जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं चाहते कि वक्त पर इंतखाबात हो। देखिए जी, एक ये जैसे फैसल भाई कहते हैं ना, स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सारा काम होता है, तो उसी तरह ये सब कहते थे कि वक्त पर इलेक्शन हो। पहले ये सारे कह रहे थे कि गवर्नमेंट के इत्तेहादी जमातें वगैरह, लेकिन जब इन्होंने रियलिटी देखी है कि वोट उनको मिलते हैं कि नहीं आवाम में, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है उसके मुताबिक इनको वोट उसी तरह नहीं मिलेंगे, तो जाहिर है उसके लिए कोई तरीक़ाकार इन्होंने करना है कि प्रलॉन्ग किया जाए और हल्का बंदियाँ नहीं, यानी इलेक्शन जो सेंसस दोबारा करवाए जाए। तो वो जाहिर है ये एक चीज़ इसी वजह से कर रहे हैं कि इसको जितना इलेक्शन को डिले किया जाए, आवाम में अपनी राय आमा को जो है उनको अपने साथ मिलाने के लिए, जाहिर है कोई इसी तरह की तरकीब करेंगे जिस तरह करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर डाल देंगे, निगरान सेटअप पर डाल देंगे और आवाम में आके कोशिश करेंगे कि आवाम को अपने साथ मिला सकें। और उतनी देर में नून लीग चाहेगी कि मियां नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं और आके वो बेहतर तरीके से काम कर सके। इसी तरह पीपल्स पार्टी वगैरह सारे अपने देख रहे हैं, उन्होंने पहले देख लिया है जाके कि उनको आवाम से उस तरह पजीराई नहीं मिल रही जिस तरह के मिलनी चाहिए इलेक्शन में होती है। इलेक्शन का मोमेंटम बनता है, लेकिन इस वक्त नहीं उस तरह हो सका सारा, क्योंकि ये खुद नहीं संजीदा हैं इस वक्त इलेक्शन करवाने पर वक्त पर, वरना अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नवंबर में होते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी तो अगला डिसाइड ही नहीं किया कि कब इलेक्शन होंगे, ये कितनी चलेगी लंबी हुकूमत। ये तो पहले ही था, वाज़ेह तौर पर था कि गवर्नमेंट जो आएगी निगरान सेटअप जिस तरह पंजाब में है, इसी तरह वफाक में भी लंबा होता जाएगा और वो अपना सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। जाहिर है इन्होंने IMF से ले लिया, अपने आप को थोड़ा अच्छा करने की, रेटिंग अपनी अच्छी करने की कोशिश की है इत्तेहादी जमातों ने, नून लीग ने। अब सब जमातों का इस तरह है आपस में कि वो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आवाम में पजीराई हासिल करें, वोट अपना बैंक अपना मुतारक करें। अब इनका वोट बैंक इनको उस तरह नहीं नज़र आ रहा, तो जाहिर है ये इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि बेहतर अंदाज में जाएं और इलेक्शन में अपना लें। जाहिर है एक जमात को इस वक्त वो देख रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है पहले इलेक्शन में, तो इसी तरह वो देख रहे हैं कि PTI को जैसे है उनका वोट बैंक किस तरह तोड़ा जाए। कोशिश तो ये कर रहे हैं पूरी तरह, लेकिन अभी इस वक्त हालत दुआ वही है इस वक्त वो देखा नहीं जा रहा है मुंह से जाओगे गालिब। तो वो बस ये इस इंतजार में कि इनको साजगार हालात मिले तो फिर वो इलेक्शन है। और वो अगर फिर शर्म वरम की कहानी कोई नहीं है यार साहब, किस दुनिया में है, ऐसा ही जाएंगे, इसी तरह मुंह उठा के जाएंगे। सही है जी, अब क्योंकि जब जाना है तो फिर क्या देखना है कौन जाएगा, यानी बहरहाल जी जिन को सूट करेगा इंतखाबात के लिए वो आवाज़ उठाएंगे और जिन्हें नहीं सूट करेगा, जाहिर है ये एक बड़ी गेम है कि आपने आवाम में भी जाना है। और इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, जो हुकूमत वक्त का बयानिया होता है, तो वो उस तरह से तो है नहीं कि ये आवाम में जाएं। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। अभी तो निगरान सेटअप का मरहला आएगा, जो कि अभी भी निगरान प्राइम मिनिस्टर का कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा, और उसके बाद फिर देखेंगे ये कितना तवील हो सकता है सेटअप, क्या होगा और क्या नहीं। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं वो आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, क्या अफगान हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी रोक पाएगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि हम मिल के ये जो हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, उनके यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, तो हम दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है। जैसे माजी में भी हमने इनका मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाया था, एक बार फिर भी हम कामयाब होंगे। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर देखने में आ रही है। सबसे ज़्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। हालिया दिनों में कई बड़े वाक़यात सामने आए और एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान KP में दहशतगर्दी के 600 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए हैं और उनमें
अक्सर वाक़यात की जिम्मेदारी कलअदम TTP ने कबूल किया। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद TTP के हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस पर पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी खदशात की तौसीक करते हुए इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए हमलों में अल-कायदा अफगानिस्तान में TTP को रहनुमाई फराहम कर रहा है। आलमी इदारों में पाकिस्तान के बार बार इंतबाह के बावजूद अफगान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकारी है। उल्टा पाकिस्तान को मुख्तलिफ मशवरे दिए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफगान हुकूमत को सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि अगर दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ना लिया गया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा। इसी से मुतालिक हमारा सवाल जब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो बढ़ते वाक़यात, क्या जो अफगान हुकूमत का अदम ताउन है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जिस तरह से बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी रोक पाएगा? किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? अच्छा, तो बेसिकली हमारी जो स्ट्रैटेजी शुरू से रही है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ, वो स्ट्रैटेजी फ्लॉड थी, वो फ्रॉम डे वन फ्लॉड थी। हम ये समझ रहे थे कि हम कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आएंगे तो TTP जो है उससे वो निमट लेंगे। तो ये एक अपीजमेंट की पॉलिसी थी। रियासत ने अपनी रिट जो है उसको एस्टैब्लिश नहीं किया। हमने देखा है कि जो मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगी, और फिर वही हमने देखा कि वही मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं वो कराची और दीगर शहरों में जो है जलसे जुलूस निकाल रही हैं। तो हमारी जो एज ए स्टेट अपीजमेंट पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। अच्छा, अब आते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ शायद हमारे स्ट्रैटेजिस्ट का यही मानना था और यही वो सोच रहे थे कि तालिबान अफगानिस्तान में आएंगे तो TTP से निपट लेंगे। अब ये एक गलत मेरे ख्याल में अप्रोच थी, बिकॉज TTP और तालिबान एक ही सिक्के के दो रुख हैं जी। अगर आप देखें, मुफ्ती नूर वली महसूद जो कि कलअदम TTP के चीफ हैं, उन्होंने मुल्ला हिब्बतुल्लाह के हाथ पे बैत कर रखी है, जो अफगान तालिबान के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनके हाथ पे बैत कर रखी है। अच्छा, यही कलअदम TTP के जो जंगजू थे, यही तालिबान के शाना बशाना जो है वो लड़ रहे थे जब फॉरेन फोर्सेस के खिलाफ इंसर्जेंसी हो रही थी। इस वक्त अफगान तालिबान की अपने मसाइल हैं, वो इनके नजरियाती ट्विन हैं TTP और अफगान तालिबान। अच्छा, अब अफगान तालिबान के लिए एक मसला तो ये है कि वो TTP जो कि उनके नजरियाती ट्विन हैं, उनके खिलाफ कैसे एक्शन लें। दूसरी बात ये है कि उनको ये भी खदशा है कि अगर TTP के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो TTP जाके वो दाइश में IS के इस्लामिक स्टेट खुरासान में जाके शामिल हो जाएंगे, और इस्लामिक स्टेट खुरासान इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना हुआ है अफगान तालिबान के लिए। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात ये भी है कि अफगान तालिबान को ये भी खदशा है कि अगर TTP के खिलाफ एक्शन लिया गया तो उनके अंदर फूट पड़ सकती है, बिकॉज यही TTP के जंगजू थे जिन्होंने इनके शाना बशाना जो है वो फॉरेन फोर्सेस के खिलाफ सो कॉल्ड जिहाद लड़ा था। चौथी बात यहाँ पे कैपेसिटी की आती है कि क्या अफगान तालिबान के पास ये कैपेसिटी है कि वो TTP के खिलाफ या बाकी जो वहां पे दहशतगर्द गिरोह हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सके। शायद इसी जी बिल्कुल नवीद साहब, आप ये सही कह रहे हैं कि इनके अपने मसाइल हैं, और अब ये जिस तरह ग्रुप्स में तकसीम है तो ज़ाहिर है ये भी करी जाए कि वो ले भी सकते हैं एक्शन। यानी आमिर साहब, ये तो अफ़गानिस्तान के अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान की अगर हम फ़ॉरेन पॉलिसी को मद्देनज़र रखें, अफ़गान पाक रिलेशनशिप, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अब एक अल्टीमेटम दिया है अफ़गान हुकूमत को, तो आपको लगता है कि अब इस पर कोई काम होगा? अफ़गानिस्तान संजीदगी का मुजाहरा करेगा? देखिए, बात सिंपल सी है कि अफ़गानिस्तान से आप किस संजीदगी की तवक्को करते हैं? हम और आप, हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, चाहे वो गुलबदीन हिकमत यार से शुरू हुई हो, हमीद गुल पे ख़त्म हुई हो, और उसके बाद हम चाय का कप जनरल फैज़ हमीद के साथ पीने चले गए और पता नहीं क्या क्या तवक्को बांध लिया। आप देखें कि उन सब ने, हमने जो कुछ भी किया उसको छोड़ते हुए कि हम 40 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन को 4 अशरों से ज़ायद
यहाँ संभाल रहे हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना भी तबाह किया है। स्मगलिंग के ज़रिए यहाँ लोगों को रोटी नहीं मिलती और वहाँ पे पहुँचाई जाती है, क्योंकि हमारे लोग और उनके लोग बड़े मिल के पैसे बनाते हैं। ये अरबों रुपए की दिहाड़ी होती है, कोई करोड़ों रुपए की नहीं होती। गंदम और चीनी सब चीज़ें, ग़िज़ाई अजनास वहाँ चली जाती हैं, यहाँ से वहाँ तो कुछ पैदा नहीं हो रहा। और फिर ऊपर से हमें ही बताया जाता है कि जी ये देखें आपके लोग हैं, इनसे बातचीत कर लें। बातचीत के नतीजे में वो फिर हमारे गले पड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई कि ज़ोब कैंट में भी हमले के अंदर अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द थे और अफ़गान गवर्नमेंट से कहा गया कि अपने दहशतगर्दों की नाशे वसूल करें और ये तोहफे ले जाएँ। तो हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ जो बिलावल भुट्टो ने बात कही है, मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा सख्ती के साथ बात करनी पड़ेगी, क्यों ये नहीं हो सकता। हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए हर वो हक हासिल है जो किसी दूसरे मुल्क को, अमेरिका अफगानिस्तान आ सकता है वहाँ से, और हम यहाँ से अपने पड़ोस में जाके इनसे बात नहीं कर सकते, तो हमें मारना चाहिए, पकड़ना चाहिए। हम अपने लोगों की 75,000 जाने इस जंग में शहीद करा चुके हुए हैं, जिसमें हमारी फोर्सेस के लोग भी हैं, आम लोग भी हैं, हर तरह से हैं। और रोजाना ये तमाशा हो रहा है और हम सिफारती उस तवक्कुआत में बैठे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपका और हमारा एक बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए अफगानिस्तान को कि बस भाई बस, कोई ज्यादा कहानी नहीं है, अब मारे इनको। क्योंकि बातें, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेस रिलीजों से काम नहीं होता, बयानात से नहीं होता, यहाँ लोगों की सर्वाइवल का मसला है। लिहाजा आप फैसले करें और एक्शन लें। और दो टोक मैसेज जाना चाहिए। जी अयाज साहब। देखिए, रियासतें किसी पे डिपेंड करके अपनी पॉलिसी नहीं बनाया करती कि आप डिपेंडेंट हो जाएं कि जी वो चूंकि तालिबान की हुकूमत आ गई है लिहाजा वो इनको कंट्रोल कर लेंगे। भाई क्यों कंट्रोल करेंगे? वो अपने मुल्क में आपके लिए अनरेस्ट क्यों लाएंगे? क्यों वो फैक्शंस में बढ़ जाएंगे और कोई अंदरूनी लड़ाई शुरू कर देंगे? वो बिल्कुल नवेद साहब ठीक कह रहे थे कि वो तो जाहिर है एक है, और ये आज से नहीं, हम मुद्दत से देख रहे हैं। इसके बावजूद पता नहीं वो कबूतर को, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। हमारी कुछ उस तरह की पॉलिसी है। बदकिस्मती से हम होमवर्क भी नहीं करते। सिंपल अपने जोरे बाजू पे आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, रीथिंक करनी पड़ेगी, आपकी पॉलिसी नई बनानी पड़ेगी इनसे निपटने के लिए। अगर आप इसी तरह हॉट-पॉट्स रहेंगे कि जी अच्छा वो कुछ उनसे मदद ले लें, कुछ हम इनको रोक लें, इस तरह से ये इस मसले पे काबू नहीं पा सकेंगे। इनको क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए, बनानी पड़ेगी कि हमने अपने मुल्क को देखना है। हमने, ठीक है, अब वो जितना ताउन आपसे कर रहे हैं उतना ही ताउन आप भी उनसे करें। बहुत हो गई, हमने बहुत सुननी उनकी। इतना कुछ करने के बावजूद भी वहां से आपको कभी खैर की खबर नहीं आया करती। बिल्कुल तो ऐसे बेहतर यह है कि पहले अपने मुल्क का, अपने लोगों का सोचें, उनके लिए पॉलिसी बनाएं, और उसके बाद जितना देखें। मैं ये कहा करता हूं कि आज के दौर में दुश्मनी और दोस्ती पे मबनी ताल्लुकात नहीं होते मुल्कों में, ठीक है, मफादात पे मबनी होते हैं। जितना ज्यादा जहां मफाद होता है वहां उतना ज्यादा ताल्लुक होता है, जितना मफाद कम होता है उतना कम ताल्लुक रखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। जी फैसल साहब। देखिए, एयाज साहब की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। सिर्फ अफगानिस्तान का इशू नहीं है। जिस तरह हम पाकिस्तान में अपनी बहुत सारी पॉलिसियों को रिव्यू कर रहे हैं, उसकी असर नौ तरतीब दे रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी दाखिला खारजा पॉलिसी को भी जो है वो नए सिरे से बनाएं। वो जो ज़्यादा मफादात की एयाज साहब बात कर रहे हैं, तो इस हकीकत को हमें तस्लीम करना होगा कि हमारा दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ मफाद है तो वो भारत के साथ है। अब ये कड़वी बात है, मीठी बात है, ज़मीनी हक़ाइक़ बराल जो है, और ये अफगानिस्तान की ये के हवाले से भी हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अफगानिस्तान में ये समझ लें कभी इन्होंने बात आना ही नहीं है। आप कुछ भी कर लें, इनको ये तालिबान ख़त्म हो जाएंगे, तालिबान किसी और शक्ल में जो है वहाँ तैयार हो जाएंगे, तो उस खत्ते में से तो आप पर मुस्तकिल जो है वो कुछ ना कुछ मसाइल होते ही रहेंगे। तो बेहतर यही है कि हम पॉलिसी बनाएं, अपने मफादात को देख के बनाएं। ये जो हमारे पास ये जो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है ना बिरादर इस्लामी मुल्कों का, इस चूरन से हम अपने आप को बाहर निकालें। जो हमारे जेन्युइन दोस्त हो सकते हैं, जो होने चाहिए, जो इस मुल्क के मसाइल, जो इस गुर्बत की सबसे बड़ी वजूहत हमारी खारजा पॉलिसी भी है, इसको खत्म करें भाई। जिस तरह आप दीगर पॉलिसियों पर नजरसानी कर रहे हैं, ये और इस काम से फौज कर सकती है, तो इस फौजी को ही चाहिए कि ये काम करे। सियासतदानों की तो कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं। बिल्कुल जी। इलियास साहब। जी मैं देती हूँ, मैं बात अगर कंप्लीट, ठीक है जी, मैं लास्ट में आपको टाइम देती हूँ। जी इलियास साहब। देखिए जी, पहले इनसे मुज़ाकरात भी तालिबान से करके देख लिए, सारी सूरत हाल देख ली, नई गवर्नमेंट भी अफगानिस्तान में आई, बड़ी सपोर्ट करके देख ली उनको, यानी कि हत्ता कि अपना
आधा खाना भी उनको दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देख लें उनकी जानिब से कोई खैर की खबर आज तक नहीं आई। सही। ना भारत की जानिब से ना इनकी जानिब से। भारत की जानिब से भी वही इनकी सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान के लिए, और भरपूर तरीके से जिस तरह भी हो पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम आने लगे तो उस वक़्त ये ज़रूर हमले शुरू कर दिए जाते हैं और ये बाकायदा सीरीज़ शुरू की जाती है। इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है, इनको कौन तैयार करता है, किस तरह कर आते हैं ये पाकिस्तान में। तो इसके लिए बिल्कुल ये है कि हमारी ये है कि हमें अपने जो सरहदों का दिफा करते हैं। अभी तो ये है जो एक आधा जो सामने हो जाते हैं धमाके आपके सामने, ये है कई ऐसे जो हैं कि जो आर्मी की जानब से ऑपरेशन रोके जाते हैं, बिल्कुल वो जो है वो नज़र नहीं आते, वो बस बातें की जाती हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम गवर्नमेंट को अपने सफारती सतह पर भी इनके साथ सख्त बातचीत करनी पड़ेगी ताकि हमारा मुल्क सख्त बातचीत, क्लियर कट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बनाने की जरूरत है। नवीद साहब क्विकली कंप्लीट कीजिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए दुआ, एक मेरे ख्याल में ये अभी कुछ बात की गई कि जी बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल में जज्बात से ज्यादा हमें होश से काम लेना होगा। क्रॉस बॉर्डर अटैक, क्रॉस बॉर्डर, हमने 40 साल तक लाखों अफगानों को यहाँ पे सपोर्ट किया, उनको पनाह दी है, उनको अपने सीनों से लगाया है। तो अगर कोई ऐसी एक चीज, इस तरह का कोई एक एक्शन उस सारे जो हमारी इस बरसों की जो मेहनत है उस पर पानी ना फेर दे। और शायद इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर कैपेसिटी का इशू है अफगानिस्तान के पास तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और हम क्रॉस बॉर्डर अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट लेंगे। 1000 भी आप जो है ना उनकी खिदमत आमिर साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक की तरफ जी आमिर साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट रिजॉर्ट है, क्या पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता लोगों के मरने के बाद करना है? ये फौज और अवाम ये सारे यहाँ पे मरने के लिए बैठे हुए हैं कि आप इन तालिबान के साथ बात ही नहीं कर सकते, इनको समझा नहीं सकते, तो ठोक के दें। सिंपल सी बात है, यहाँ जज्बात की बात नहीं है। आप लास्ट रिजॉर्ट ये समझते हैं कि यहाँ आखिरी सिपाही भी ना रहे और हम बातें करते रहे कि भाईचारा भाड़ में गया। जी भाईचारा ये ना मुसलमान मुल्क आ रहे हैं इन महाजिरों को संभालने के लिए अफगानिस्तान के, यहाँ ड्रामा बना हुआ है, यहाँ पे ना खाने की रोटी मिलती है। ठीक है आमिर साहब, बिल्कुल एक बात तो ये बात तो दुरुस्त है। एक जो है पॉलिसी हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो दो टो क्लियर कट एक मौक़िफ़ हमारा होना चाहिए। जिस तरह से दीगर एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि अगर अब भी हम खामोश रहेंगे, और खामोश मतलब बोलने से मतलब ये नहीं होगा कि अगर हमने खामोशी तोड़ी है तो हम भी अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन आपका एक जो वाज़ेह स्टांस है वो ज़रूर होना चाहिए। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं आपने जाना। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, PTI ने कि जो 22 साबिक अरकान असम्बली थे उनको पार्टी से फारिग कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हम सवाल ये रख रहे हैं कि रहनुमाओं की बेदखली से तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी या मजबूत? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हुकूमत की रुखसती के चंद दिन बाकी हैं, मगर इससे पहले पार्लिमानी महाज पर धड़ाधड़ कानून साजी का अमल जारी है। सेनेट और कौमी असम्बली का कोरम पूरा हो या ना हो, रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों बिल मंजूर किए जाते हैं। हुकूमत ने 2 दिन में 53 बिल मंजूर करा लिए। तो दूसरी तरफ PTI से जनूबी पंजाब का सफाया हो गया। तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार और खुसरो बख्तियार समेत 22 साबिक अरकान असम्बली को पार्टी से फारिग किया है। इसी मुनासबत से सवाल आया साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आपके साइंस से मुतल्लिक सवाल है, तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा आपके साइंस को फारिग करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए दुआ, एक वसीम अकरम हुआ करते थे जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता दिया करते थे, और एक ये वसीम अकरम प्लस थे जो अल्लाह के फजल से हर मैच हराने के लिए तैयार रहते थे। बहरहाल ये आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं, तो आपसे तो मैं उस वक्त मिन्नतें करता रहा हूँ कि साईं के खिलाफ कोई एक्शन ना करें। इससे कतन कोई कमजोर नहीं होने वाली तहरीक इंसाफ। इस तरह के लोग लेने से तहरीक इंसाफ जरूर कमजोर हुई थी, अलबत्ता इनको निकालने से शायद उनके हालात कुछ बेहतर हो जाए। मुझे तो नहीं लगता कि इनमें कोई कमजोरी आएगी। सही है, लेकिन आपको याद है किसी को इन्होंने हाथ दिखाया था, एक MPA मेरे ज़हन से उनका नाम निकल, साईं ने दिखाया था जी, और उन्होंने कहा था आप अगले CM भी बन सकते हैं। बस वो फिर कहीं से बन जाएंगे। वो आमिर साहब, वो भी PTI छोड़ चुकी हैं। देखें, जब आए तो अयाज साहब को पसंद, गए तो अयाज साहब को पसंद। हम इस पे क्या कह सकते हैं कि पहले आए थे तो तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई, और अब चले गए तो तहरीक इंसाफ मजबूत हो गई। तो बस ठीक है, फिर मजबूत हुई है तो इलेक्शन तो दायरा 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ यकीनन जीत जाएगी। और मैं दाद दूंगा उस वक्त खान साहब को जब वो कहेंगे कि यही वो हीरा था, इसको मैं दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, इसको मैं जितवा के लाऊंगा, क्योंकि इलेक्शन में तो वो नहीं होंगे ना कहीं पे।
जब 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ लेगी तो ये बुज़दार एंड को तो कहीं नहीं होगी। पर ये इन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए, बिजली थी या नहीं थी, अरबों रुपए के असासे बना लिए। और जो लोग चले गए हैं, आप और हम इसी पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ हर इलेक्शन के मौसम में इसी तरह के परिंदे होते हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा, हम बिल्कुल नहीं बदले, हम कोई नई गलती करने को तैयार नहीं है, हमें सिर्फ दोहराने पे मलका हासिल है और हम यही काम करते रहेंगे, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, सिस्टम इसी तरह काम करता रहेगा और हम नहीं इंशाल्लाह नहीं भी करेंगे। फैसल साहब देखिए, इमरान खान जो अपना बुज़दार साहब से मोहब्बत और उनसियत की जिस मिराज पर जा चुके थे, तो गालिब तरीन इम्कान तो यह है कि उन्होंने इनको सेव करने के लिए फिलहाल पार्टी से निकाल दिया होगा कि जब ये हालात ऐसे चल रहे हैं, पार्टी में रहेंगे, किसी बुराई का शिकार हो जाएंगे, इसलिए इनको सेव करो, फिलहाल साइड में रख दो, जब हालात सही हो जाएंगे इनको वापस जाने के लिए कौन सा कोई कौमी असेंबली का इलेक्शन करवाना है, एक हुक्म से निकाला, एक हुक्म से वापस आ जाएंगे। रहना बुज़दारों नहीं है इस हुकूमत में, क्योंकि जो लोग मामला चला रहे हैं उनमें बुज़दार साहब फिट है, टेंशन नहीं है। इलियास साहब देखिए, बुज़दार साहब को नैब ने अभी तक गिरफ्तार कर सकी, उन्होंने असासे भी बना लिए, वो 14-15 नोटिस भी दे चुकी है उनको तलबी के, लेकिन वो नहीं आते। देख लें, उनका कुछ नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने PTI ने निकाल दिया बुज़दार साहब को। इससे जाहिर है पार्टी उनकी मजबूत होगी। ये खान साहब को बहुत पहले काम करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये तमाम हालात उनके ख़राब हुए, ये उनको पहले निकाल देना चाहिए था 3-4 साल पहले उनको। ठीक जी, नवीद साहब। दुआ तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का नाम है और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो किसी के आने या किसी के जाने से जो है वो खान साहब की पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने देखा वोट जो है वो इमरान खान का है, वोट बैंक इमरान खान साहब का है। हमने देखा कि वो जितने हलकों से भी खड़े हुए तो वो जीते। तो मेरे ख्याल में किसी के आने और जाने से तहरीक इंसाफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है वो इमरान खान का है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का। तो आया सब एक ज़िमनी सवाल, वैसे अब जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, जो मामलात उनके चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तो सियासी मुस्तकबिल बहुत पहले ख़त्म कर दिया गया था। ये तो अदालतें पता नहीं क्या कर रही हैं, क्यों डिले कर रही हैं। आपने देखा नहीं, आज भी वो जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनको कितनी जल्दी है कि वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहे हैं कि किसी तरीके से बस ये इसको केस को ख़त्म कर दूं। तो वो पता नहीं, सिस्टम ही हमारा ऐसा ना, एक उसे ऑर्डर से ख़त्म हो जाना चाहिए था और अब तक इमरान खान साहब को फारिग कर देना चाहिए था। लेकिन अदालतें पता नहीं क्यों आ जाती हैं। फैसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फैसल साहब। चलें जी, अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह से कि बहुत से रहनुमा वैसे छोड़कर जा चुके हैं और कुछ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बेदखल कर रही है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात कमज़ोर होगी या मजबूत। आप तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।